नमस्कार, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जो दिल दहलाने वाली है। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, हिंदू युवक को मौत के घाट उतार गया। हिंदू युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट देख लिया था, जिसे कट्टरपंथियों ने शरद चक्रवर्ती मणि को धारदार हथियारों से उनका हमला कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। यूनुस सरकार सुरक्षा करने में नाकाम है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं को आखिर कब तक टारगेट किया जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म पर पश्चिमी मीडिया की चुप्पी भी सवाल उठा रही है। क्या भारत को बांग्लादेश के मामले में सीधा दखल देने का वक्त आ गया है? सवाल यह भी है, क्या हमले सिर्फ संयोग है या फिर सोची समझी साजिश का हिस्सा? आज इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है। तो देखिए, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को बर्बरता से उन पर हमला किया गया। कसूर बस इतना सुन लीजिए, आपका दिल दहल उठेगा। उन्होंने फेसबुक पर जो अत्याचार बढ़ रहे हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर पोस्ट कर दिया था। और बता दें आपको, लगातार 18 दिनों में 6 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। ये बहुत दुखद है दर्शकों, शब्दों में इसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। और बता दें आपको, यहां पर यूनुस सरकार पर लगातार सवाल, लेकिन क्या सवाल करने से ये काफी होगा? क्या बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या होती रहेगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आखिर कब तक हिंदुओं पर यह कहर बांग्लादेश बर पाएगा? यूनुस चुप क्यों है? आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का कसूर क्या है? लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। यूनुस सरकार सुरक्षा करने में नाकाम है। और देखिए, नाकामी इस हद तक, बता दें आपको, अगस्त 2025, एक बार आपको हम समझाते हैं। यूनुस सरकार सुरक्षा करने में नाकाम है, ये खबरें सामने आ रही, आपने देखा होगा। अगस्त 2025 तक 3,582 हिंसक घटनाएं दर्ज है। ध्यान से सुनिए, यूनुस को कमान के बाद 293 हत्या हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा। हिंदू महिलाओं से गैंगरेप जैसी घटना सामने आ रही है, शर्मनाक घटना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है और हमारी नजर लगातार यूनुस सरकार सुरक्षा करने में नाकाम है। और देखिए, यह भी सामने बात आ रही है कि कोई गिरफ्तारी नहीं। 3,582 हिंसक घटनाएं दर्ज है, लेकिन कार्रवाई ठप है। यूनुस को कमान के बाद 293 हत्या। देखिए, बहुत बड़े आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू महिलाओं से गैंगरेप जैसी घटनाएं भी आम हो गई है। और देखिए, एक बार आपको हम हिंदू आबादी बताएंगे। देश के हिसाब से अफगानिस्तान में, बता दें आपको, 1947 में 1%, पाकिस्तान में 14.6%, बांग्लादेश में 28%। नीचे आइए, 2025, दर्शकों ये ध्यान से देखिए, 0.00। पाकिस्तान में 14 से घटकर 2.17। सोचिए आप, अंतर देखिए। और बांग्लादेश में 28% से घटकर 7.95%। ये तस्वीरें काफी है बताने में कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और देखिए, 1947 से 2025, इतने सालों के भीतर हिंदू आबादी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों का आपको हम दिखा रहे हैं। 28% से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर 7.95 हो जाती है। पाकिस्तान में 14 से घटकर 2.17। अफगानिस्तान में 1 से 0। यह तस्वीरें काफी है बताने में कि अल्पसंख्यक की सुरक्षा बाकी देशों में नहीं है। और यही वजह है कि अब भारत को एक्शन लेना होगा, क्योंकि जनता लगातार गुहार किससे लगाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। उबाल है देश में, गुस्सा है, आक्रोश है। और चलिए, खास चर्चा में हम स्वागत करना चाहेंगे एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार। सर, बहुत स्वागत है डिबेट में जुड़ने के लिए। पहले तो सर, क्या हो रहा है? पहले मैं एचएस रावत जी के पास जाना चाहूंगी। रावत जी, बताइए, ऐसे हमला जो है वो बढ़ते जा रहा है, और सबसे बर्बरता तो हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी घटना। सर, आपने भी देखा होगा कल बीते रात क्या खबर सामने आई थी। क्या कहे सर, कैसे एक्शन ले भारत सरकार? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार को समझना पड़ेगा
कि आईएसआई ने बांग्लादेश के अंदर अपने पांव पसार लिए अच्छी तरीके से। बिल्कुल। तो जो गजबाए हिंद है, हम्म। पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनको पता था कि हिंदुस्तान के अंदर हम सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने सिम्मी के माध्यम से और दूसरे स्लीपर सेल के माध्यम से कोशिश करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हिंदुस्तान की हमारी एजेंसियों ने उनको सरेआम पकड़ा और आतंकवादी गतिविधियों में उनको बुक कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने बांग्लादेश में एक जिहाद, इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाने के लिए वहां पर जो जिहादी लोग हैं उनको तैयार किया है। और बिल्कुल। ये तैयारी इसलिए की गई है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदू वहां से पलायन करेगा, हम्म। तो इस्लामिक स्टेट बनाने में आसानी रहेगी। और हम्म। इस्लामिक स्टेट अगर बनता है तो इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर बांग्लादेश होता है, और इस्लाम के नाम पर फिर ये हिंदुस्तान को तंग करने की कोशिश करेंगे। और हम्म। यही पहले पाकिस्तान ने भी अपनाया था, और वो यही तरीका अफगानिस्तान ने भी अपनाया था, और यही बांग्लादेश उस रास्ते पे चल पड़ा है। तो इसलिए सरकार को यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि जिस तरीके से इसको रोका जा सकता है। हमारी बांग्लादेश के साथ दोस्ताना संबंध रहे हैं, अब उन जी। दोस्ताना संबंध पर एकदम अगर आक्रमण करते हैं तो भी टूटने के कगार पर चले जाते हैं। तो पहले बातचीत, सख्त बातचीत के तरीके उनको बताना चाहिए कि भाई रोकिए इसको। अगर नहीं रुकता है तो फिर आगे का एक्शन सरकार को लेना ही होगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है, बलात्कार होता है बहन बेटियों के साथ, तो निश्चित तौर पर हिंदू वहां डरेगा और वहां से पलायन करने की कोशिश करेगा। और वही बांग्लादेश और बाकी के जो कंट्री है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी प्रकार से अनस्टेबल किया जाए। सृष्टि जी। ठीक है। सर एक बार मैं जानना चाहूंगी करोड़ी सिंह जी के पास। बताइए सर, जैसे अब घटनाएं सामने आ रही है, रुकता नहीं है ये मामला, जो है वो रुकने वाला नहीं है। और लगातार अब देखिए, एक और खबर हमने आपको बताई थी कि एक पोस्ट किया गया जो अत्याचार हो रहा है, और उस पर इतने बर्बरता से हमला किया गया। क्या सरकार एक्शन ले सर? कब तक चुप्पी साधेंगे हम? देखिए सृष्टि, आपने और राउत साहब धर्मगुरु जी ने क्या हो रहा है उसका विस्तार से बताया। आपने कुछ तथ्य भी बताए। हम्म। सवाल यह है कि क्यों हो रहा है और क्या समाधान है। बिल्कुल। ये दो सवाल हैं। हम्म। वो इसलिए हो रहा है कि देखिए, जो अभी बांग्लादेश वाला पार्ट है उसमें अंग्रेजों के जमाने से ही एक बहुलवादी बंगाली तहजीब थी और एक इस्लामिक मजहब, दोनों के बीच में टकराहट रहा है। अंग्रेजों के जमाने से रहा है, आज से नहीं है। 47 में जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे वो हावी हो गए और ईस्ट पाकिस्तान बना लिया जो आज बांग्लादेश है। और उस ईस्ट पाकिस्तान में बना, जैसा आपने बताया कि हिंदू बहुत लगभग 1/3 के करीब थे, और बिल्कुल। हिंदुओं की आर्थिक स्थिति जो मुसलमान थे उनसे ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा मेहनती थे, बिजनेस में भी और एग्रीकल्चर में भी। तो फिर हिंदुओं को वहां से डिस्प्लेस करना शुरू किया ईस्ट पाकिस्तान के जमाने में, पाकिस्तान के समर्थन से। तो वो डिस्प्लेसमेंट उस समय शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान ने शोषण किया, दमन किया, अत्याचार किया, उसके विरुद्ध ईस्ट पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए और उनको सहारा बना बंगाली तहजीब, बहुलवादी बंगाली तहजीब, जो 71 में सफल हो गई। अत्याचार हो रहा था बंगाली तहजीब के लोगों के साथ और इस्लाम के लोगों के साथ भी। लेकिन उस समय जमाते इस्लामी, जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे, वो पाकिस्तान के दमन का समर्थन कर रहे थे। आज 55 साल बाद यह हो गई कि वो जेनरेशन जिसने दमन सहन किया वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में, और जिनने अत्याचार सहे, वो इतनी कमजोर हो गई है। नई जेनरेशन आई है, उसको मालूम नहीं है कि कितना दमन और अत्याचार हुआ था हिंदुओं के साथ भी और मुसलमानों के साथ भी उस समय वेस्ट पाकिस्तान का। अब जमाते इस्लामी, उनको जो नई जेनरेशन है जिन्होंने 71 का अत्याचार नहीं देखा, उसको मोबिलाइज कर रही है और मोबिलाइज करके माइनॉरिटी के विरुद्ध में वो उनको खड़ा कर रही है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। और उसमें वो चाहती है, जमाते इस्लामी ये चाहती है कि अगर हम हिंदुस्तान को ज्यादा प्रोवोक कर देंगे, हाँ। हिंदुस्तान हस्तक्षेप करेगा, तो हम और ज्यादा बांग्लादेशी नेशनलिज्म को मजबूत करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए हिंदुस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है। तो इस समय एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, अत्याचार तो हो रहा है, हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है,
और आपस में मुसलमान भी आपस में लड़ रहे हैं, अवामी लीग के और जमात इस्लामी। ऐसी स्थिति में जहां वहां जो बीएनपी पार्टी है वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। वो एक तरफ इस्लामिक कट्टरपंथियों को भी शांत करने की या उनसे भी समझौता करने का प्रयास कर रही है, और जो बहुलवादी संस्कृति है उसको भी संभालने की कोशिश कर रही है। और इसी समय जब खालिदा जिया का इंतकाल हो गया और उनके बेटे तारिक रहमान आए, तो उनसे जो इस्लाम में हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो काउंसिल है उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है कि किस तरह से माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, और एक 8 पॉइंट अपना डिमांड चार्टर भी दिया है। और तारिक रहमान ने कहा कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो हम आपकी जो ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करेंगे। जो 8 पॉइंट का आपने एक चार्टर दिया है उसके आधार पे हम शासन व्यवस्था चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश केवल इस्लाम वालों का नहीं है, बांग्लादेश सबका है, सभी समुदायों का है। तो इस तरह का एश्योरेंस तो उन्होंने दिया है। लेकिन अब जो बीच में 35 दिन का टाइम है चुनाव में और अभी की स्थिति में, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। जमाते इस्लामी ये चाहती है कि बांग्लादेश में हिंसा का वातावरण बनाए जिससे चुनाव नहीं हो पाए, क्योंकि चुनाव होते हैं तो जमाते इस्लामी की हार निश्चित है। जमाते इस्लामी जो प्रसार करना चाहती थी हिंदू विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, भारत विरोधी, उसमें सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है और उसको वो पॉलिटिकल कैपिटल में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि हिंसा फैलाएं, और उस हिंसा फैलाने में एक छात्रों का समूह है, पूरा छात्र तो नहीं, छात्रों का समूह है जिन्होंने एक अलग गठबंधन बनाया है, तो उनको भी तोड़ के अपने पक्ष में करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर फरवरी में चुनाव होते हैं और रेफरेंडम होता है, दो चीजें साथ साथ होंगी। चुनाव में अगर बीएनपी जीतती है और आवामी लीग को जो कि अनाउंस कर दिया है कि चुनाव में भाग नहीं लेने देंगे, तो उस चुनाव का एक कोई महत्व नहीं होगा। एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल ही नहीं, गठबंधन है जिसको हम आवामी लीग कहते हैं, और बांग्लादेश के गांव में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो उसको चुनाव में भाग नहीं लेके तो चुनाव की वैधता भी संदिग्ध होगी। दूसरा, मान लीजिए चुनाव हो गए और बीएनपी जीत गई और रेफरेंडम में बांग्लादेश की जनता ने ये कह दिया कि जो जुलाई चार्टर है 26 पॉइंट का, जिस पे लगभग राजनीतिक सहमति है कुछ दलों को छोड़ के, उसको अगर वो रेफरेंडम में सफल नहीं होते हैं तो जो नए सुधार, राजनीतिक सुधार हैं वो लागू नहीं होंगे। अगर वो सुधार लागू नहीं होते हैं तो फिर से राजनीतिक अस्थिरता और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? जैसे आपने कहा कि भारत को, और ज्यादातर हमारा मीडिया जनमानस ये कह रहा है भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन भारत किस रूप में हस्तक्षेप करे? भारत एक तो यह कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संपर्क में है, और जो नई सरकार आने वाली है उसको भी भारत ने अपनी मंशा बता दी है कि भाई माइनॉरिटीज पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, और वहां का माइनॉरिटीज की जो काउंसिल है उसने भी नई सरकार जिसकी संभावना है उनके नेताओं को ये बात बता दी है। तो एक तो यह है कि निरंतर संपर्क में रहें और स्थिति को बिगड़ने नहीं दें। दूसरा, भारत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करे। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मुझे लगता है बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, और बांग्लादेश में और हालात बिगड़ने की, जो कि जमाते इस्लामी चाहती है, बिगड़ सकते हैं। तो इस स्थिति में सबसे अच्छा प्रयास यह है कि शांति से चुनाव हो जाए, क्योंकि चुनाव के बाद जमाते इस्लामी को फिर से कंट्रोल करने का बीएनपी प्रयास करेगी, क्योंकि बीएनपी ये चाहती है कि बहुलवादी समाज है तो वो बहुलवादी समाज ही रहे, उसको इस्लामिक स्टेट नहीं बनने दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो कुछ सकारात्मक स्थिति बनेगी। जी सृष्टि। ठीक है सर, एक बार मैं एच.एस. रावत जी के पास जाना चाहूंगी। रावत जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि हिंदुओं के साथ जो अलग अलग देशों में होता है, हम आए दिन तस्वीरें देखते हैं, तो यहाँ की जो चुप्पी है उसको हल्के में लिया जाता है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि संगठन को मजबूत होकर कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आसपास के जो देश है जहां हिंदू आबादी लगातार घट रही है उस पर एक डर का माहौल हो? क्या कहेंगे?
देखिए सृष्टि सी, जैसा आपको संस्कार दिए जाते हैं उन संस्कारों के साथ कोई भी धर्म जुड़ा होता है। बिल्कुल। इस जिहाद सिखाई जाती है तो वो जिहादी बन करके वो हम्म। इस सेकंड लार्जेस्ट बड़ा एक पंथ बन गया, धर्म बन गया, एक संगठन बन गया। हिंदुस्तान में सर्वे भवंतु सुखने की बात सिखाई जाती है, सबके लिए सम्मान सिखाया जाता है। हाँ। हमने सबको जगह दी है, सबको शरण दी है। यहाँ पर हमने तो दलाई लामा को शरण दी, हमने तस्लीमा नसरीन को भी शरण दी, और यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर एक मेहमान के अतिथि के तौर पर देखते हैं। हम्म। तो इसलिए हम लोग कट्टरपंथी हो नहीं सकते। हम तो बिल्कुल। चेंटी की आपको पता है आटा खिलाते हैं। तो जो आदमी कट्टरपंथी हो नहीं सकता तो कट्टरपंथ की बात भी नहीं कर सकता। हम्म। इसलिए सरल और जो हिंदू धर्म में बहुत सहज है, इसलिए इस पे हमला होते हैं। हम्म। इस पर धर्मनिरपेक्ष लोग भी हमला करते हैं, इस पर मुसलमान भी हमला करते हैं, इस पर ईसाई भी हमला करते हैं, इस पर दूसरे लोग भी, बौद्ध भी हमला करने की कोशिश करते हैं। अब तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस पर हमला करते हैं हम्म। और उसको परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं साम दाम दंड भेद की नीति से। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म को आसान होता है टारगेट करना। इसलिए पूरे विश्व में आप कहीं पर भी देखेंगे हिंदू कहीं पर भी उपद्रव नहीं करता है। अभी आप यूरोप में देखेंगे पूरी इस्लामिक जिहाद चल रही है, लेकिन वहाँ हिंदू भी कम नहीं है, लेकिन हिंदू चुपचाप बैठा रहता है और अपनी कमाई पे लगा हुआ है, अपना प्रोग्रेस पे ध्यान देता है। तो इसलिए बिल्कुल। मेरा मानना है कि हिंदू बहुत सॉफ्ट है, टारगेट है, इसको टारगेट करते हैं, हथियार उठाता नहीं है और जिहादी सोच नहीं है। इसलिए उन लोगों ने ये सोच रखा है बांग्लादेश में सॉफ्ट टारगेटेड है, इन पर हमला करिए, ये यहाँ से पलायन करेंगे, ये यहाँ से भागेंगे, और एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को नीतिगत तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे अभी करोड़ साहब ने कहा कि अगर सख्त एक्शन लेते हैं तो वहाँ उपद्रव की स्थिति बन सकती है और उसका नुकसान वहाँ पर हिंदुओं को ही होगा, क्योंकि वो निहत्थे ही होते हैं, तो उनके घर में तो चाकू भी नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है सरकार को बड़े नीतिगत तरीके से इसको सुलझाना होगा। हम्म। ठीक बात, चुनाव होते हैं, वहाँ बीएनसी आती है, तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। और बांग्लादेश के साथ हमें अभी मित्रतावत व्यवहार ही करना पड़ेगा जब तक सिर से पानी ऊपर ना चला जाए। सर, मित्रवत व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन इसी से जुड़े एक सवाल लूंगी मैं विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी से। सर ये बताइए, देखिए बांग्लादेश पर ठीक है अभी हम मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट तो हिंदुओं को बनाया जा रहा है। अब ऐसे में क्या चुनाव बहाना है, टारगेट पुराना है, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि, मैंने बताया टारगेट तो बहुत पुराना है बिल्कुल। और ये अंग्रेजों के जमाने का है। जी। क्योंकि जो आज का बांग्लादेश का पार्ट है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि वहाँ दो तरह की शक्तियां रही हैं। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि मजहब होता है वो तहजीब का एक पार्ट होता है, संस्कृति का एक भाग होता है जी। लेकिन जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वहाँ मजहब और बंगाली तहजीब दोनों में कन्फ्रंटेशन तो नहीं कह सकता, कंपटीशन रहा है अंग्रेजों के जमाने से ही। तो बांग्लादेश की स्थिति दूसरी जगह से कुछ भिन्न रही है और उसमें जब तहजीब पे कट्टरपंथ हावी होता है तो पूरे समाज को नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि यह बहुत पुराना है, लेकिन इस समय जो हिंसा हो रही है वो माइनॉरिटी के साथ साथ आपस में मुस्लिम्स पे भी हो रही है। देखिए, जो अवामी लीग के नेता हैं या वर्कर हैं उनको भी मारा जा रहा है, और इवन बीएनपी के नेता और वर्कर हैं उनको मारा जा रहा है। एक नेता की बेटी का घर जलाया तो उसकी 7 साल की बेटी भी जल गई, वो तो मुस्लिम थी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इस्लाम को स्पेयर कर रहे हैं। जो भी विरोध करता है कट्टरपंथ का, उसको वो टारगेट बनाते हैं, अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही मजहब के लोगों को भी टारगेट बनाते हैं। तो राउत साहब ने सही कहा कि भारत को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि नीतिगत निर्णय यह होता है कि जिसमें जनमानस का भाव भी नीति में कंसीडर किया जाता है, और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति है उसको भी कंसीडर किया जाता है। भारत अगर हस्तक्षेप करता है तो बाहर की जो शक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, उनका और ज्यादा रोल बढ़ जाएगा। दूसरा यह कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हित भी बांग्लादेश में निहित है। सर, समय तो की कमी उस है, हित माफी को चाहूंगी। भी कैसे सर्व किया जाए ये भी नीति में ध्यान में रखना होगा। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का डिबेट में शामिल होने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।